कभी सोचा है कि दुनिया का नक्शा रातों रात कैसे बदल सकता है? एक ऐसी सुपर पावर जिसका दबदबा आधी दुनिया पर था, वो अचानक बस गायब हो जाए। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये सोवियत संघ की हकीकत है। आज हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे और इसी पतन की पूरी कहानी को समझेंगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारे पास है ये एक नोट। देखने में तो ये किसी स्टूडेंट के नोट्स लग रहे हैं, है ना? लेकिन इन्हीं में वो सारे सुराग छिपे हैं जो हमें उस दौर के सबसे बड़े सवाल के जवाब तक ले जाएंगे। तो चलिए एक एक करके इन सुरागों को जोड़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस दुनिया को समझते हैं जिसमें सोवियत संघ एक महाशक्ति हुआ करता था। ये वो जमाना था जब पूरी दुनिया साफ साफ दो दुश्मन खेमों में बटी हुई थी, और इसी दौर को हम कहते हैं शीत युद्ध का दौर। अब इसे कोल्ड वॉर या शीत युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें शुक्र है एटम बम या टैंक सीधे तौर पर एक दूसरे से नहीं टकराए, लेकिन माहौल में तनाव हमेशा बना रहता था। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक जंग थी, एक आइडियोलॉजी की जंग थी, और स्पेस रेस से लेकर ओलंपिक गेम्स तक हर मैदान में एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ लगी रहती थी। और इस जंग के मैदान में दो बड़े खिलाड़ी थे। एक तरफ था अमेरिका का खेमा जो पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म, खुले बाजार और पर्सनल फ्रीडम की बात करता था, और दूसरी तरफ था सोवियत संघ का खेमा जो साम्यवाद यानी कम्युनिज्म की बात करता था, जहां सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था और बराबरी पर जोर दिया जाता था। मतलब ये सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि जीने के दो अलग अलग तरीकों की लड़ाई थी। और इस बंटवारे का अगर कोई सबसे बड़ा और क्रूर सिंबल था तो वो थी बर्लिन की दीवार। जरा सोचकर देखिए, एक ही शहर के बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई जिसने परिवारों को, दोस्तों को रातों रात दो अलग अलग दुनियाओं में बांट दिया। इसीलिए 1989 में जब ये दीवार गिरी तो सिर्फ कंक्रीट नहीं गिरा था, बल्कि एक पूरे सिस्टम की नींव हिल गई थी। तो सवाल ये उठता है कि ये सोवियत सिस्टम आखिर था क्या? इसमें ऐसा क्या खास था कि ये इतना ताकतवर बना और फिर ताश के पत्तों की तरह ढह गया? चलिए अब जरा इस सोवियत सिस्टम को मानो माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं। अगर सिर्फ कागज पर देखें तो सोवियत सिस्टम किसी सपने जैसा लगता था। सोचिए, सरकार सब कुछ प्लान करती थी, हर किसी के पास नौकरी थी, कोई बेरोजगारी नहीं, हर नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब की गारंटी थी। एक ऐसा समाज बनाने का वादा था जहां सब बराबर हों। सुनने में तो ये एक आइडियल दुनिया लगती है ना? लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हकीकत कागज पर लिखी बातों से बिल्कुल अलग थी। ये सिस्टम बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग था। सिर्फ एक ही पार्टी का राज था, जिसका मतलब था कोई विपक्ष नहीं, सरकार से कोई सवाल नहीं, आपको बोलने की आज़ादी नहीं थी। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और तरक्की में ये पश्चिमी दुनिया से बहुत पीछे रह गया, और आम आदमी और पार्टी के बड़े नेताओं की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो रही थीं, नौकरी की गारंटी थी, तो फिर वो इतने नाखुश क्यों थे? क्या इंसान को सिर्फ आर्थिक सुरक्षा चाहिए, या फिर अपनी बात कहने की, अपनी पसंद से जीने की आज़ादी भी उतनी ही ज़रूरी है? और इसी घुटन और बेचैनी के माहौल में कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसे लीडर की एंट्री होती है जो इस डूबते हुए जहाज को बचाना चाहता था, लेकिन उसकी कोशिशों ने अनजाने में जहाज के डूबने की रफ्तार को और तेज कर दिया। उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। 1985 में सत्ता में आने के बाद गोर्बाचेव ने दो बड़े सुधारों का ऐलान किया। पहला था ग्लासनोस्त, जिसका मतलब था खुलापन, मतलब अब लोग सरकार की आलोचना कर सकते थे। दूसरा था पेरिस्ट्रोइका यानी पुनर्गठन, जिसका मकसद था इकोनॉमी और सिस्टम में जरूरी बदलाव लाना। उनका इरादा सोवियत संघ को तोड़ना नहीं बल्कि उसे सुधारकर बचाना था। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। ये सुधार एक ऐसे बांध के गेट खोलने जैसा था जिसके पीछे सालों का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन का पानी जमा था। जैसे ही लोगों को बोलने की थोड़ी सी आज़ादी मिली, सालों से दबा हुआ गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। लोगों को अब पता चल रहा था कि उनकी दुनिया अमेरिका और यूरोप से कितनी पिछड़ चुकी है, और इसी के साथ सोवियत संघ के अंदर के अलग अलग देशों जैसे यूक्रेन, लातविया, लिथुआनिया में अपनी पहचान और अपनी आज़ादी की मांग जोर पकड़ने लगी। और आखिरकार दिसंबर 1991 में रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि सोवियत संघ अब मौजूद नहीं है, और इसी के साथ आधी दुनिया पर राज करने वाली एक महाशक्ति इतिहास बन गई। शीत युद्ध भी खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती,
किसी भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं, है ना? सोवियत संघ के टूटने के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ और इन झटकों को नाम दिया गया शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का आइडिया बहुत सीधा था। जो कम्युनिस्ट सिस्टम इतने सालों से चल रहा है उसे एक झटके में बदलकर पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट बना दो। मतलब रातों रात सारी सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में दे दो और बाजार को पूरी तरह से खोल दो। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल भी कहा जाता है। सोच कर देखिए, लगभग 90% सरकारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां, तेल के कुएं, सब कुछ कौड़ियों के दाम पर कुछ गिने चुने लोगों को बेच दिया गया। इसका नतीजा आम लोगों के लिए एक भयानक तबाही थी। उनकी करेंसी रूबल की कीमत इतनी गिर गई कि वो कागज का टुकड़ा बन गई। लोगों की जिंदगी भर की बचत एक झटके में खत्म हो गई। महंगाई आसमान छू रही थी। पुराना सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम खत्म हो चुका था और अमीर और गरीब के बीच एक ऐसी गहरी खाई बन गई जो शायद आज तक नहीं भर पाई है। अच्छा, अब मन में ये सवाल आ सकता है कि इस पूरी कहानी का भारत से क्या लेना देना? तो भाई, लेना देना बहुत गहरा है, क्योंकि सोवियत संघ के साथ भारत का रिश्ता हमेशा से ही बहुत खास रहा है। ये दोस्ती कई मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। इकोनॉमी की बात करें तो हमारे भिलाई और बोकारो जैसे स्टील प्लांट्स सोवियत मदद से ही बनी। पॉलिटिक्स में जब भी कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया ने हमें घेरने की कोशिश की, सोवियत संघ हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। हमें उनसे मॉडर्न हथियार मिले और कल्चरल कनेक्शन तो कमाल का था। राज कपूर की फिल्में वहां इतनी पॉपुलर थीं जितनी शायद यहाँ भी नहीं होंगी, और हिंदी गाने घर घर में सुने जाते थे। सोवियत संघ के टूटने से इस रिश्ते पर असर जरूर पड़ा, लेकिन ये दोस्ती खत्म नहीं हुई। भले ही सोवियत संघ का नाम नक्शे से मिट गया, पर भारत और रूस की दोस्ती की कहानी वो उसी भरोसे की बुनियाद पर आज भी जारी है। और दोनों देश मिलकर एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां किसी एक देश की दादागिरी ना हो। तो सोवियत संघ का पतन सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। ये हमें सिखाता है कि कोई भी सिस्टम, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना दिखाई दे, अगर वो अपने लोगों की उम्मीदों और उनकी आज़ादी का सम्मान नहीं करता तो वो हमेशा के लिए नहीं टिक सकता। ये एक ऐसा सबक है जिसे आज की दुनिया को शायद सबसे ज्यादा याद रखने की जरूरत है।